हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यह चैप्टर मिनिमम 7 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इन 7 लेक्चर्स में से 4 लेक्चर्स कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, जबकि शेष बचे 3 लेक्चर्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप क्लास 9th एंड 10th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर वह चीज़ है जिसके पास मास होता है और वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल में बुक, टेबल, पेन, etc. ये सभी मैटर्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके पास मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब यहाँ पे मास का डिफिनेशन दिया गया है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हम लोग मास कहते हैं। किसी वस्तु में कितना मटेरियल भरा हुआ है वही मास कहलाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज किलोग्राम। इंटरनेशनल सिस्टम में मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। नोट दिया गया है, अर्ली इंडियन फिलोसोफर एंड एंसाइंट ग्रीक फिलोसोफर said that everything in our surrounding, living or non-living, is made up of basic 5 elements. पहले के इंडियन फिलोसोफर एंड एंसाइंट ग्रीक फिलोसोफर कहते थे कि हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं, या तो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वे सभी बेसिक 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। और वे 5 बेसिक एलिमेंट्स के नाम हैं एयर, फायर, स्काई, वाटर एंड अर्थ। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है जिनसे हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं वे निर्मित हुई हैं। ये पहले के इंडियन फिलोसोफर एंड एंसाइंट ग्रीक फिलोसोफर का मानना था। अब नॉन मैटर के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मैटर यानी जो मैटर ना हो, जैसे लव, थॉट, आइडिया, फ्रेंडशिप, etc. ये सभी नॉन मैटर है, क्योंकि न तो इनके पास मास होता है और न ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। किसी भी वस्तु को मैटर कहने से पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि उस वस्तु के पास मास होना चाहिए और वह वस्तु स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंडियन फिलोसोफर के अनुसार मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पे एंड केमिकल स्टेट के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, सॉलिड स्टेट, सेकंड, लिक्विड स्टेट एंड थर्ड, गैस स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैस स्टेट। आगे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट के आधार पर देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड मिक्सचर। इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकेंड चैप्टर में हम लोग केमिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सम टर्म्स रिलेटेड टू मैटर। मैटर से संबंधित सम टर्म्स। फर्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स which are so small that we cannot see them by naked eyes even with a high power microscope. मैटर जो होता है यह छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। यहाँ तक कि हाई पावर माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। सेकंड दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के गुड। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैटर के पार्टिकल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं। सेकेंड,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है जिसे हम लोग इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। थर्ड दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक। फोर्थ दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूव। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट होगा। ठीक। क्वेश्चन दिया है ए पाइस ऑफ चाक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय हैमरिंग बट ए पाइस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। कहा गया है कि एक चौक को हम लोग हैमरिंग के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग आयरन को हैमरिंग के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैटर के पार्टिकल की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इलिस्ट्रेट होता है इस ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ डिफरेंट स्ट्रैंड्स। जो मैटर के पार्टिकल्स है वे एक दूसरे को अलग अलग स्ट्रैंड्स के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि चौक के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है इसके कंपैरिजन, आयरन के कंपैरिजन। अगला क्वेश्चन दिया है इज मैटर पार्टिकुलेट इन नेचर। क्या मैटर नेचर में पार्टिकुलेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। आंसर हो जाएगा आपका यस, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर हैं वे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, इसलिए मैटर को पार्टिकुलेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है इवन 2 or 3 क्रिस्टल्स of potassium permanganate can impart color to a very large volume of water. Which characteristics of particles of matter is illustrated by this observation? कहा गया है कि आप 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लीजिए और उसे वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या करिए, मिक्स कर दीजिए। ठीक। तो आप देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वे वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए मैटर के पार्टिकल्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इलिस्ट्रेट होता है, यही हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वे बहुत बहुत छोटे होते हैं, इसलिए 3 क्रिस्टल ही बहुत बड़े वॉल्यूम वाले वाटर को कलरेड कर देता है, वो पिंक कलर का हो जाता है वाटर। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर दिस इलिस्ट्रेट विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कह रहा है कि एक डाइवर जो होता है वो वाटर को कट करने में क्या होता है, एबल होता है। तो मैटर के पार्टिकल्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इलिस्ट्रेट होता है इस ऑब्जर्वेशन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है व्हाट हैपेंड व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर। क्या होता है जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस में बैठ जाते हैं। शुगर के पार्टिकल्स जो होते हैं वे वाटर के पार्टिकल्स का जो बीच का जो स्पेस है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। अगला टॉपिक दिया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए स्प्रेडिंग आउट एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कहा गया कि डिफरेंट टाइप्स के मैटर लीजिए, ठीक, और उनके पार्टिकल्स को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, वही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ही क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। जैसे में अगर आप परफ्यूम को एयर में स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और वही डिफ्यूजन कहलाता है। आप चित्र में देख भी सकते हैं। डिफ्यूजन ऑक्यूर्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ऑक्यूर होता है, यानी घटित होता है, तीनों में हो सकता है। नोट दिया गया है डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ टेम्परेचर। कहा
कहा गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी घटेगा। अब आप लोगों के माइंड में यह खटक रहा होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि कितनी तेज़ी से डिफ्यूज़न हो रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि कितनी तेज़ी से डिफ्यूज़न हो रहा है। अब हाई टेम्परेचर पर देखिए क्या होता है। हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल्स मूव एट अ फास्टर रेट। जो पार्टिकल्स है वे फास्टर रेट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी हाई रहेगा, और लो टेम्परेचर रहेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी लो होएगा। यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वह एनर्जी जो वस्तु के मोशन के कारण प्रोड्यूस हो, वह एनर्जी जो किसी वस्तु के मोशन के कारण क्या हो, प्रोड्यूस हो, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहता है। एग्जाम्पल में बाउंसिंग बॉल, वॉकिंग मैन, मूविंग कार etc। आगे नोट दिया गया है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। सेकेंड नोट कहता है कि इफ पार्टिकल्स इज मूविंग एट हाई स्पीड, यदि पार्टिकल्स हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं, इट पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी, यह मोर काइनेटिक एनर्जी पोज करता है। यानी कि अगर पार्टिकल्स हाई स्पीड में हो तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा। थर्ड नोट कहता है कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब देखिए चौक, लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। चौक के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट होता है, यानी कि कम होता है। अब आइस क्यूब में देख लीजिए मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन आइस के पार्टिकल्स के बीच मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब थर्ड है आयरन नेल, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। ठीक, अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने पहले पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर के 3 स्टेट हैं, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स एंड ए डिफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड कैन नाइदर फ्लो और बी कंप्रेस्ड। सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और उनके पास डिफिनिट शेप एंड साइज भी होता है, और सॉलिड को ना ही कंप्रेस किया जा सकता है और ना ही वह फ्लो हो सकता है। एग्जाम्पल में चेयर, आयरन नेल, बोटल्स etc, ये सभी सॉलिड हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है और इनके पास डिफिनिट शेप एंड साइज भी है, और यह फ्लो नहीं कर सकते, ना ही इन्हें कंप्रेस भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच सिंगल टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर कीप्ड इन ए बीकर ऑन इट्स ओन। कहा गया है कि कॉपर सल्फेट एंड वाटर का मिक्सिंग को डिफाइन करने के लिए किस सिंगल टर्म का यूज करते हैं, तो वह क्या है, डिफ्यूजन। हमने आपको ऊपर बताया था कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी कि 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग। तो यहाँ पे 2 मैटर हैं, पहला मैटर है कॉपर सल्फेट एंड सेकेंड मैटर है वाटर। इन दोनों के पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफ्यूजन टर्म का यूज करेंगे, तो इसका आंसर डिफ्यूजन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन करा है कि आउट द फॉलोइंग विच पेयर हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसके पास अधिक काइनेटिक एनर्जी है। तो पहला ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन स्टील, थर्ड ऑप्शन दिया है वाटर मिल्क, फोर्थ दिया है आयरन नेल एंड वुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह क्या है, गैस है। काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक गैस में होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली मूव करते रहने के कारण
की काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये दोनों गैस हैं, तो इसलिए इनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा था। यदि आपको इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।